नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे विजय चौक से लाइव। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। संसद भवन हमारे ठीक पीछे है, जहां पर आज बड़ा अद्भुत अवसर है संसद, देश की संसद के लिए, देश के पूरे देश के लिए, क्योंकि ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी एक दिन आएगा। अब आप इसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं। आज तो राजनीति बिल्कुल भटकी हुई है, इस पार या उस पार, आप भी जहां खड़े हो वहां से इसको देखिए। लेकिन है ये अपने आप में बहुत बड़ा दिन कि भारत की संसद में आज भगवान राम पर, भगवान राम के मंदिर पर चर्चा हो रही है। आज भारत की संसद के अंदर राम मंदिर बनने के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, उसके ऊपर हमारे सभी सांसद चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी संसद के अंदर वो लोग भी भगवान राम और भगवान राम के मंदिर पर बोलने को मजबूर होंगे जो भगवान राम के का नाम लेने से कतराते रहे कि कहीं इससे हमें कोई सियासी नुकसान ना हो जाए। तो आज सुबह से लेकर शाम तक भारत की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आप भगवान राम पर यह चर्चा सुनेंगे और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय के ऊपर बोलेंगे। और पहले लग रहा था कि उन्होंने जो भाषण दिया राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो उनका अंतिम भाषण था चुनाव में जाने से पहले देश की संसद से 2024 में। लेकिन आज का जो उनका भाषण होगा, ये वो अंतिम भाषण होगा। और यहां से आप देखेंगे एक तरीके से प्रधानमंत्री आने वाले 2 महीने के लिए अपनी पार्टी की, अपनी खुद की एक लकीर खींचते हुए आपको दिखाई देंगे कि कहां से शुरुआत कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या संदेश आने वाले चुनाव में वो लेकर के जाएंगे। हालांकि आज का दिन राजनीति का नहीं है, आज भगवान राम के मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ जो राजनीति जुड़ी रही पिछले कई दशकों से, आज वो तो याद दिलाई ही जाएगी दोनों पक्षों की ओर से। तो हम आपको आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले कुछ बयान आज जो पार्लियामेंट के अंदर दिए गए वो दिखाते हैं। सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बागपत से। उन्होंने आज सत्ता पक्ष की तरफ से इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बातचीत शुरू की, चर्चा शुरू की। और सत्यपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, काल्पनिक पात्र बताया था, केवल एक कहानी का, और उसी का सिला है जो देश की जनता ने आज उनको 50 सीटों पर सिमटा दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज इस चर्चा पर शुरुआत करने का जिम्मा दिया गया असम से सांसद गौरव गोगोई को। गौरव गोगोई ने कहा, राम सबके हैं, हमारे भी हैं, लेकिन राम और हिंदू धर्म कभी किसी दूसरे को नीचा दिखाने में यकीन नहीं रखता। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो राम के उपासक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोडसे की पूजा करती है। नाथूराम गोडसे की उपासक है भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद तीसरे वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हुई साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने याद दिलाई 8 साल पुराने एक वाक्य से। कहा कि मेरे मुंह से मैं बुंदेलखंडी हूं, एक गलत शब्द निकल गया था, क्योंकि हमारी भाषा में ऐसी बातें हो जाती हैं आमतौर पर, और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया। 8 दिन तक देश की पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई थी। मेरी वजह से मेरी पार्टी के मंत्रियों और सांसदों को माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आज ये वो कांग्रेस पार्टी है जो उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जिन्होंने राम सेवकों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। इसको हम लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आप इन सांसदों के बयान देखिए और उसके बाद आज कहानी कुर्सी की में हम यहां की बातचीत शुरू करते हैं। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया, और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें, आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे। उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित वे लोग उनके सेना में थे। भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित
को ताकत दी कि क्या सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश है? यही तो राम राज्य की परिभाषा थी। उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी होने के नाते मैं आज इस नए सदन में नए प्रस्ताव को समर्थन देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संतों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, शायद मुझे लग रहा है गौरव गोगोई जी ने गोली चलाने की बात कही, शायद मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा। जब कार सेवकों के ऊपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे, इनके साथ में है, इंडिया के गठबंधन में है, क्या एक बार भी कांग्रेस ने उन कार सेवकों की छातियों से जो रक्त बहा था, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, सभापति महोदय में वहां थी, क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया? तो आपने सुना, सत्यपाल सिंह, गौरव गोगोई, साध्वी निरंजन ज्योति, सबने जो है राम आंदोलन को याद किया। गौरव गोगोई ने भगवान राम को याद करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जिक्र किया। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान आज प्रोफेसर संगीत रागी। प्रोफेसर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल महाजन जी, राहुल जी आपका बहुत स्वागत है, और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। मैं पहले प्रोफेसर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आज एक दिन जो बढ़ाया गया संसद में चर्चा का, और उसमें भगवान राम के मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, है तो देखिए बड़ा दिन है। भगवान आज संसद में, हमारी संसद में कभी भगवान राम पर चर्चा होगी ये तो कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? ऐसा तो नहीं कि 22 जनवरी वाला जो कार्यक्रम था, बहुत अद्भुत जनभावना थी उसमें भगवान राम के मंदिर को लेकर के, वो कहीं वो जनभावना जो है उसको एक बार फिर से उभारने की कोशिश है? नहीं सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं प्रतिदिन अयोध्या से कुछ न कुछ खबरें आती रहती है, और मैं एक ही सवाल पूछता हूं वहां के लोगों से, क्या वो जनसैलाब जिसे हमने 22 जनवरी को देखा था, क्या उसमें कमी आई है? तो मुझे यही पता चलता है कि प्रतिदिन 3 लाख, 3.5 लाख अयोध्या के में आज भी फुटफॉल्स हैं भगवान मंदिर पे जाने के लिए, और पूरे देश में भगवान राम के प्रसाद वितरण का समारोह अभी भी चल रहा है। तो ये कहना कि वो राममय से बाहर हट गया था, वो स्मृति विस्मृत हो गए। राम इस देश के स्मृति के घर घर की स्मृतियों में मौजूद हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, और मैं ये दोहराना चाहूँगा इस चीज़ को। जो अयोध्या में जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, उस भाषण को मैं कई बार सोचता हूँ कि उस भाषण का, वो भाषण अपने आप में अद्भुत था। उस भाषण की तुलना किससे की जाए? तो मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद का जो भाषण, जो उत्तरापथ में जेल से निकलने के बाद जो उत्तरापथ का भाषण है महर्षि अरविंद का, और स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण है, आप उससे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्म है, भारतीय संस्कृति का गुणगान है, और भारतीय संस्कृति क्या है, उसके क्या उदात्त चरित्र क्या है, उसके क्या आध्यात्मिक वैशिष्ट क्या है, इसके बारे में एक गहराई से जो अंतः मन का बात होती है, जो अंदर से निकल करके आती है। जो भी प्रधानमंत्री ने कहा था वो दिमाग से नहीं कहा था, वो उनके हृदय की अभिव्यक्ति होती है, और ऐसा तभी होता है जब आपके हृदय के मन वाकई अंदर की गहराइयों से उच्च निकल करके आता हो। दूसरी बात देखिए, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, सभी ने ये कहा है कि भारत का मूल क्या है? भारत का मूल आध्यात्म है। जब हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत बनना चाहते हैं। हम यह भी नहीं कहना चाहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन करके हम सब पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हम विश्व गुरु कहते हैं कि पूरी मानवता को दिशा देने का वो जो बोध है, वो सिर्फ सनातन धर्म है।
और राम सनातन धर्म के विग्रह हैं। जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राम तो धर्म के ही विग्रह हैं, इसलिए ऐसे राम का जी आज यदि भारत की संसद में यदि इस पर चर्चा हो रही हो तो ये मानिए, इसी को कहते हैं अमृतकाल आया है, इसी को कहते हैं सुनहरे दिन लौटने का। बस आप तो आप सोचिए, मैं संविधान के मुख्य पृष्ठ पर राम दरबार हुआ करता था, एक एक करके कांग्रेस पार्टी ने हमारे सारे आध्यात्मिक प्रतीकों को संविधान से बाहर कर दिया। नतीजा ये निकला कि आज का विद्यार्थी जब संविधान देखता है तो राम दरबार नहीं है, कुरुक्षेत्र मैदान नहीं है। ये जानबूझ करके कांग्रेस ने इतिहास के अच्छा, पन्नों मैं से प्रोफेसर इसे आपसे बस खत्म किया था। इतना पूछना चाह रहा हूं। और आपने कहा 22 जनवरी का प्रधानमंत्री का भाषण अद्भुत था, आप महर्षि अरबिंदो के भाषण से उसकी चर्चा तुलना कर रहे हैं, उसमें धर्म, आध्यात्म, राम जन्मभूमि आंदोलन, सब कुछ था। आज जो भाषण वो शाम को देने वाले हैं पार्लियामेंट में, तो आज वो तो उससे बिल्कुल अलग होगा। आज क्या पॉलिटिकल भाषण होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री का भाषण, उस दिन का भी भाषण पॉलिटिकल नहीं वो तो था। नहीं था आज का। और राम मूलतः भारतीय चेतना, भारतीय आध्यात्म के प्रतीक हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपको फिर से आपको विश्वास दिला सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देंगे, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं दिखाई देगी। आप देखिएगा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। दूसरी बात, लेकिन जब राम मंदिर की बात आएगी तो राजनीति होगी। इसलिए होगी क्योंकि राम को इस देश के मानस से वनवास देने के लिए जितना कुकृत्य करना पड़ा, वो राजनीति तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जो हमने 3 वक्ताओं को सुनाया है राहुल जी, तीनों में आप देख लीजिए क्या बातें हुई। सत्यपाल सिंह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा इसलिए हुई कि इन्होंने काल्पनिक बताया था भगवान राम को। गौरव गोगोई कह रहे हैं ये नाथूराम के पुजारी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं कि जिन्होंने राम सेवकों को गोली मारी वो इनके साथी हैं। बात तो सारी राजनीति की हो रही है। देखिए, संसद राजनीति का ही जो है क्षेत्र है और वहाँ पे सारे राजनीतिक दल होंगे तो राजनीति की बात तो होगी ही। और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए संसद में ये जो प्रस्ताव आया है राम मंदिर पर बहस का, ये इसी के लिए है, क्योंकि ये बीजेपी की भी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर का जो पूरा जो इशू है, जो राम मंदिर का वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद जो माहौल बना है वो बना रहे, ताकि देखिए ये मान रहे हैं ना, वो माहौल बनाए रखने के लिए, बिल्कुल बनाए, सेंटिमेंट बरकरार रहे। बिल्कुल सेंटिमेंट। देखिए, जहाँ तक बीजेपी या हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के लिए, इतना संघर्ष किया है और वो उसका पॉलिटिकल फ़ायदा ना उठाए, इसका तो जो इसको कहेगा वो शायद गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। तो बीजेपी इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेगी और यही कारण है कि चुनावों में भी आपको राम मंदिर की गूंज सुनाई देगी। और इस बार संसद में मुझे लगता है प्रधानमंत्री उन सब दलों को घेरेंगे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरह की बातें वो अयोध्या में शायद नहीं कह पाए थे। बिल्कुल, वो आज अयोध्या में वो ना तो माहौल था जहाँ पे उनको पॉलिटिकल बातें कहनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं कही, लेकिन संसद का माहौल पॉलिटिकल माहौल है, वहाँ पे वो सब उन दलों से क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर अलग अलग। समीर जी, सोचा था कभी राम मंदिर पर देश की पार्लियामेंट में बहस होगी? देखिए, संसद का 17वां सत्र है, आज 17वें सत्र के आखिरी सत्र का आज आखिरी दिन है। इसके बाद जब सरकार बैठेगी संसद के अंदर तो वह 18वां सत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आज आखिरी दिन है सत्र का। प्रधानमंत्री यहाँ दोनों राज्यसभा और लोकसभा में संबोधित करेंगे, राम मंदिर पर चर्चा होगी। जब प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो भाषण दिया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें अब देव से देश और राम से राष्ट्र की मार्ग प्रशस्त करना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री उसी बात को आज पार्लियामेंट से आगे लेकर जाएंगे। और देखिए, जब राम जन्मभूमि की बात हुई थी तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार राम आंदोलन से जुड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी इस आंदोलन के साथ। अपनी 4 राज्य सरकारों को गंवाया था भारतीय जनता पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुरुआत कर रही थी। और उस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी कभी देश में इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, संगठन मजबूत किया, लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन को संघर्ष करते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको लेकर यात्रा की। मुझे लग रहा है आज जब भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गई है तो इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बड़ा योगदान रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे को जनता के भी जरूर लेके जाएगी। और 2024 का ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है लोकसभा चुनाव के दौरान। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर इसको तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहा है, मुझे लग रहा है सिर्फ 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह मुद्दा छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बताएगी देश की जनता को कि किस तरीके से कांग्रेस ने लगातार राम जन्मभूमि
का विरोध किया। राम जन्मभूमि का मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें शामिल होने से विपक्ष ने मना किया। ठीक है। कांग्रेस को बुलाने के बाद भी वो नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है। एक छोटा सा चले सर, तो अब ये आप ये कह रहे हैं कि अब यहां से लेकर के चुनाव, जब 1 महीने बाद तो चुनाव के बिल्कुल सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम होगा भारतीय जनता पार्टी, यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल, और इसको भारतीय जनता पार्टी विकास तो रहेगा ही। विकास तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा मुद्दा ही, जो 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल प्रधानमंत्री ने विकास किया है, उसके साथ रहेगा ही। उसके साथ राम के साथ प्रधानमंत्री मोदी का काम जुड़ेगा, या ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का काम है उसके साथ राम का नाम भी जुड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी।